आई होप मेरा जो ऑडियो वीडियो आप लोगों को दिख रहा होगा। Yes, sir. हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। और जो कि हमारा मकसद है रेलिवेंट का क्वालिटी और सिंप्लीफाइड चीज़ों को करने का, जो कि हमारा यूपीएससी अखाड़ा का थीम लाइन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ज़रा ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने एंशियंट का जो टॉपिक है वो ख़त्म किया था। मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में कहीं पे किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा। इसी के साथ ही साथ मिडिवल का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था उसको भी मैं ख़त्म किया था दोस्तों। और अभी आप लोगों के साथ मैं मॉडर्न शुरुआत करने जा रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पर नए स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन घबराइए नहीं। एक ही आप लोगों को मैं बात कहूँगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो इसी के साथ ही एक बात तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, मॉडर्न को लेकर के, मॉडर्न नहीं एंशियंट को लेकर के, मिडिवल को लेकर के किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट है क्या, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी किताब पर? एक बार ज़रा रिस्पॉन्स करिए, एंशियंट के टाइम में या Yes, sir. मेडिवल के टाइम में। बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, हमारा जो यूपीएससी अखाड़ा है नई नई चीज़ों को करने के लिए जाना जाता है। आप लोगों को चीज़ें दिख रही होंगी किस तरह से मैंने एंशियंट स्टार्ट किया था, किस तरह से चेंज अपने मेडिवल में किया था, और मॉडर्न में किस तरह से मैं चेंज करने जाने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, मॉडर्न का जो टाइम फ्रेम है ना, आप लोगों को डेट्स और टाइम को लेकर के ही परेशानी आएगी सबसे ज़्यादा। कि सर 1929 में क्या हुआ था, 1931 में क्या हुआ था, 1945 में क्या हुआ था। इसका एक मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। जिस तरह से एंशंट में मैंने टाइमलाइन बनवाया था, आप लोगों को याद होगा, उसी के साथ ही मेडिवल में भी मैंने आप लोगों को टाइमलाइन बनवाया था। लेकिन मॉडर्न की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो मॉडर्न में कोई टाइमलाइन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जाता है, हर एक डेट जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब सवाल आया कि सर ये जो डेट है इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। हम लोगों को पता है मॉडर्न की जो टाइम फ्रेम की जो शुरुआत होती है, वो जब वास्को डे गामा हमारे इंडिया आता है 1498 में, तब जा करके उसकी शुरुआत होती है। इसी के साथ साथ धीरे धीरे करके जो लोग आते हैं जाते हैं, जितने भी पुर्तगाली आए, पोर्चुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके कराते कराते के साथ ही आप लोगों को 1947 तक का जो टाइम फ्रेम है, ये सारी की सारी चीज़ें बताते जाऊंगा। इसमें करना क्या है, हमें याद रखना क्या है, जितने भी मेन थीम लाइन है, जैसे कि 1498 से चीज़ें शुरू हुई थी, उसी के बाद ही हमारा धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं रेनेसा का टाइम फ्रेम स्टार्ट हो गया था। इसी के साथ मूवमेंट शिफ्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें करवाऊंगा, घबराइएगा नहीं, बस बने रहिएगा, चीज़ों को आराम से समझते जाइएगा। जहां पर भी कोई डाउट होगा तुरंत मेरे से पूछिएगा। तो इसी के साथ ही करना क्या है हमारा, इसमें सेंचुरी के हिसाब से चीज़ों को बांटिए। 14th हो गया, 15th हो गया, 16th हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1757 का टाइम फ्रेम है, 1764 का टाइम फ्रेम है। इसी के साथ ही साथ जितने भी हमारे मेन, एक तरह से आप पिलर के तौर पे चीज़ों को ले लीजिए डेट्स के हिसाब से, उन पिलर्स को हमें क्या करना है, जो जो मेन इवेंट्स हमारे इतिहास में हुए थे उनको बस उसके हिसाब से याद रखना है। अब आपसे किसी ने पूछा कि ज़रा ध्यान लगाइए दोस्तों, 1921 में क्या हुआ होगा। अब आप लोगों को सीधा 1921 से कोई सवाल आएगा, आप लोग नहीं बता पाइएगा, या फिर 1920 में क्या हुआ था। इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। इसके आसपास में कौन सा इवेंट हुआ था, अगर किसी को क्या होगा तो ज़रूर बताइए। इसके आसपास में कौन सा इवेंट हुआ था? कोई आइडिया किसी को भी, कुछ भी? 1919 Movement of Intent. Sir, Jallianwala जलियांवाला Bagh. बाग, बिल्कुल मैं यही सुनना चाहता था। 1919 का जो जलियांवाला बाग इम्पैक्ट है वो हमारे इंडिया पर कैसे पड़ा था। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों को हिस्ट्री में दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, सिग्निफिकेंस बताता हूँ। हमेशा हमें ये चीज़ पता है,
हिसाब से चीज़ें जो भी होंगी मैं अभी आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा। मेंस की जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी साथ ही साथ आप लोगों को एक आइडिया लगते जाएगा। करना क्या है, अगर सवाल आता है कि ज़रा बताइए 1921 में या फिर 1920 में हमारे इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा या फिर सोसाइटी कैसी रही होगी। जलियांवाला बाग अभी जस्ट हमारा हुआ ही है 1919 में, हमें कुछ नहीं करना है, उसी का जो भी सोसाइटी है उसी की जितनी सिग्निफिकेंस है हमें लिख देना है। सेम इसी प्रकार हमें क्या करना है, किसी ने पूछा कि 1944 में या 1945 में क्या हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। जितनी भी चीज़ें प्री इंडिपेंडेंस का टाइम हमारे सामने उभर करके आया था 1947 का, इसमें जो भी सोसाइटी होंगी उसके बारे में आप आंसर राइटिंग में बहुत ही प्यार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो चीज़ों की शुरुआत इस तरह से होंगी। डेट्स को लेकर के घबराने वाली बात नहीं है कि ये जो डेट है इसको कैसे याद रखना है या फिर ये जो टाइम फ्रेम है किस तरह से याद रखना है। एंशिएंट पे मैंने आप लोगों को किताबों पर बातें करी थी, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स हुआ करता है, मेडिवल में भी सारी चीज़ें बातें करी थी। नोट्स वगैरह की टेंशन ना लीजिएगा, वो आप लोगों को मिलने ही वाला है। और उसी के साथ ही जो हमारा है दोस्तों, मॉडर्न का जो टाइम फ्रेम है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे सामने चीज़ें देखिएगा दोस्तों कैसे होती हैं और किस तरह से चीज़ों को हम आगे लेकर के जाते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट ज़रा रुकिए। इतिहास में पहली बार मैं आप लोगों को जो भी इतिहास की चीज़ें हैं वो अपने नोट से करवाने वाला हूँ, यानी कि मैं जो भी चीज़ें लिखता हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी साथ ही साथ करवा करके ही जाऊँगा। रिटर्न का जो अपना फॉर्मूला है ना, ये काफ़ी अच्छा भी लगा था लोगों को, लेकिन दिक्कतें क्या आई थी इसमें, लोग लिख नहीं पा रहे थे। तो ये लिखने के लिए मैं अब क्या करूँगा, जो भी मेरे नोट्स हैं दोस्तों वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा और उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, चीज़ें बस आराम से लिखते जाना है। यहाँ पर नोट्स हैं, ये मेरे ही खुद के नोट्स हैं दोस्तों, तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा एंशिएंट के टाइम फ्रेम को। 1 मिनट ज़रा रुकिए। हाँ, कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा राइटिंग को लेकर के टेंशन ना लीजिएगा, जहाँ पर भी किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट आएगा तुरंत पूछते जाइएगा। क्लियर है? तो एक चीज़ याद रखिए, जो हमारा इंडेक्स मैंने जो तोड़ा है हमारे मॉडर्न के टाइम फ्रेम को, यहाँ पर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है क्या? कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर हो तो ज़रूर बताइए। यस सर, यस सर। है, चलिए आप है, एक है, दो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। हमें कुछ नहीं करना है। देखिए मेरी जो क्लास होती है, आप शायद मेडिवल में या एंशिएंट में थे, तो मैं ये जानता हूँ मेरी जो क्लास चलती है वो बिलिंगुअल ही चलती है। मैं दोनों लैंग्वेज को सेम प्रेफर करता हूँ, ये इंग्लिश हिंदी हो, मैं भेदभाव नहीं करता। तो चीज़ें कहीं पर डाउट होगा तुरंत मेरे से पूछते जाइएगा कि सर ये जो एडवेंट है इसका मतलब क्या है, सर ये रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। एडवेंट का मतलब होता है, अगर आप लोगों को पता होगा, कि जब हम आगमन के बारे में बातें करते हैं, जब यूरोपियन आए थे हमारे भारत मुल्क पर। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न इंडिया का जो टाइम फ्रेम है कुछ इस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। मैंने इसको टोटल 23 भाग में बांटा है और ये जो 23 भाग है हमें कुछ नहीं करना। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दर्शाई गई हैं। 1847 का जो रिवॉल्ट हुआ था, प्री रिवॉल्ट का टाइम, पोस्ट रिवॉल्ट का टाइम। देखिए दोस्तों, इतिहास हमेशा फिर से आता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसका जो गवाह है। इस बार के ऐसे पेपर में आप लोग देख पाइएगा क्वेश्चन आया पड़ा है और यूपीएससी अखाड़ा में मेरे नोट्स में सबसे पहला लाइन दे रखा है दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और उसके बारे में चीज़ें बतानी है। हिस्ट्री में हमेशा ग्राफ के तौर पे मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई हैं। इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री में भी ट्राइंगुलर, 3 पार्टी सिस्टम, 3, ये जो 3 का जो इंपॉर्टेंस है ना दोस्तों, काफ़ी अच्छा उभर करके आता है। इसमें स्टार्टिंग में हमारा चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं, फिर एक टाइम बाद पीक आ जाता है और उसी के साथ डिसइंटीग्रेशन, जिसको हम लोग विघटन भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं दोस्तों। चीज़ों को अब आराम से देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा अभी नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। चीज़ें आप लोगों के लिए हैं दोस्तों, और मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके ही जाऊंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। तो जो इंडेक्स हमारा मॉडर्न इंडिया का उभर करके आता है ना, इसमें सबसे पहला मैंने डाला है इंडिया ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें फायदा क्या है दोस्तों, जितने भी आगमन हुए थे, चाहे वो डच आए थे, चाहे डेन आए थे, चाहे इंग्लिश आए थे, चाहे पुर्तगाली आए थे, चाहे कहीं से भी आए थे दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करा है।
इसी के साथ ही कंसोलिडेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसका मतलब धीरे धीरे करके जितने भी ब्रिटिश अंग्रेज लोग हुआ करते थे वो कैसे पावर को एक्सपेंड कर रहे थे, किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे थे। इसी के साथ ही साथ अब हमारे मुल्क पर, हमारे देश पर कोई बाहरी इंसान आकर के रूल कर रहा है, हमें तो अच्छा लगेगा नहीं। तो अब तीसरे पॉइंट पे मैंने पीपल्स रेजिस्टेंस डाला है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रजिस्टर क्या होता है, चीज़ों को, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। उसी हिसाब से जो लोग हुआ करते हैं वो यहाँ के जो फॉरेनर आए थे, ब्रिटिश लोग आया करते थे, उनको रोकने का काम किया करते थे बिफोर 1857 तक। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया का टाइम फ्रेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है, मैं मानता हूँ। ये जितने भी टॉपिक हैं ये देखने में लग रहे होंगे कि बहुत सारा है, ये है वो है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी से जल्दी चीज़ें कम हो जी। इन सब चीज़ों को लेकर के आप मत लीजिएगा। चीज़ें आप लोग एक तरह से कह सकते हैं रिलेवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड पढ़ते चलिए, धीरे धीरे समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना दोस्तों, आप लोगों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 का टाइम है, उसी के साथ ही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स किस हिसाब से सिग्निफिकेंस पे चीज़ें आ रही हैं, सोसाइटी के बारे में बातें हो रही हैं। इवन अगर मैंने पोर्चुगल स्टार्ट किया, आज मैं पोर्चुगीज स्टार्ट करूंगा और कोशिश यही है कि भी आगमन है उनको खत्म करके जाऊंगा। तो यहाँ पर इन लोगों के जितने भी सोसाइटी हुआ करते थे, चाहे मैं रिलीजन के बारे में बातें करूं, पुर्तगाली लोग जो हुआ करते थे, पोर्चुगीज हुआ करते थे, उनका रिलीजन पे लेकर के क्या फैसला था, क्या हिंदू को सेम ट्रीट किया करते थे, क्या मुस्लिम सेम ट्रीट किया करते थे, ये सारी चीजें बता करके ही जाऊंगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ूं तो द स्ट्रगल बिगिंस, इसका मतलब एक संघर्ष की जो लड़ाई है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन, इसी के साथ ही 1885, आप लोगों को कुछ नाम याद आ रहा होगा, अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा एनी बेसेंट का नाम आता है, और भी बाकी जितने लोग आते हैं, कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से आईएनसी आगे बढ़ी। इसी के साथ ही एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, किस तरह से मिलिट्री इंडिया का बनता है। आप लोगों ने आईएनए का सुना होगा, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि फॉरगॉटन आर्मी में आप लोगों ने देखा होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, किस तरह से क्रांतिकारी कह सकते हैं कि एक्टिविटी होने की शुरुआत होती है। उसी के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसी के साथ ही नेशनल रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड वार तो अपने जगह पर हो रहा है, लेकिन इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है दोस्तों, इंडिया कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। हमें बेल्जियम में हो रही है, हमें अर्जेंटीना में लड़ाई हो रही है, हमें ब्राजील में लड़ाई हो रही है, फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस फर्क इतना पड़ता है दोस्तों, उन लड़ाइयों से हमारे भारत देश पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी के साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है 1930 से 1931 का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इमरजेंस ऑफ द स्वराज पार्टी का जब फाउंडेशन हुआ था, स्वराज रूल आया था। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी मांगने के लिए हमने स्वराज का फाउंडेशन कर दिया। किस हिसाब से आगे लेकर के जाना है, ये सारी चीज़ें देखते जाइएगा। इसके बीच में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तुरंत पूछते जाइएगा। मैं रेलगाड़ी की तरह हूँ, मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो रुकने वाला नहीं हूँ दोस्तों। चीज़ें आप लोग आराम आराम से समझते जाइए, जहाँ डाउट होगा, एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैं 50 बार बताने के लिए भी तैयार हूँ। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो नेशनल मूवमेंट टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड द पार्टिसिपेशन, ये सारे टॉपिक्स दिखाने का मेरा मकसद यही है दोस्तों। आप लोग कह सकते हैं कि चीज़ें इस हिसाब से ही बढ़ने वाली है। इसके अलावा 23 टॉपिक के अलावा हमारे मॉडर्न इंडिया में और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही हम देख पाते हैं 1930 का टाइम फ्रेम है। अब किसी ने आप लोगों से पूछा कि बताइए सर, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 1930 में क्या हुआ। आप लोग यही सोचिएगा कि 1930 ये जो टाइम फ्रेम है जलियांवाला बाग से लेकर के 1947 के बीच का है, इसमें क्या क्या सारी चीजें रही होंगी। तो इन सब के लिए आपका नॉलेज है ना, वो पॉलिश करने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए थे, खिलाफत मूवमेंट हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे, ये सारी चीजें करवा करके आप लोगों का जो एक मॉडर्न इंडिया के प्रति जो रुझान है, कह सकते हैं एक फेवर है, वो बदलने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग दिन से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हिस्ट्री है ना, वो फेवरेट करके ही मैं जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा टॉपिक में। यहाँ पर हमारे सामने चीजें आई हैं, द सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, चीजें कुछ इस हिसाब से आई हैं दोस्तों। उसी के साथ ही इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास,
कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द जुडिशियरी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। प्रेस जब आया दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, अभी मैं रिसेंट पेपर देख रहा था किसी स्टेट पीसीएस का, वहां पूछा गया था कि हम सोसाइटी में वॉच डॉग किसे कहते हैं। ऑप्शन में अलग अलग ऑफिसर्स के नाम थे, एक वहां पर तीसरे ऑप्शन पर मीडिया था। शायद किसी ने देखा होगा तो जरूर बताइएगा, ये किसी स्टेट पीसीएस का रिसेंट में सवाल था। तो वहां पर वॉच डॉग का कहने का क्या मतलब है, वो जो कह सकते हैं डॉग दिन भर निगरानी में रहता है, तो वो हमारा इंडिया में मीडिया का काम करता है। तो दोस्तों जब प्रेस का जब डेवलपमेंट हुआ, प्रेस की चीजें हमारे साथ भर करके आई हैं, वो एक कह सकते हैं अलग ही जो हमारे सोसाइटी में बूम है। इसका मतलब क्या, सोसाइटी में जो चेंज है वो उभर करके आया है। लोगों को अब जवाब देना पड़ रहा है। कोई अगर ऑफिसर है या फिर ऑफिशियल है, उनको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन लोगों तक बातें नहीं आ रही हैं। ये लोग पेपर के माध्यम से, आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा, आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी या फिर कह सकते हैं इंडिपेंडेंस वॉर जो हुआ था, उसमें प्रेस का जो रोल वो बहुत बढ़ के था। इसी के साथ ही जो सैलून होते हैं, आप कह सकते हैं नाई की दुकान होती है, चाय की दुकानें होती हैं, मैगजीन होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स जो कि रोड पर जाकर के रेडी लगाते हैं, चिल्लाते हैं कि ये ले लो वो ले लो, इन लोगों का रोल बहुत ज्यादा उभर करके आया था दोस्तों। और शायद इसीलिए इतिहास में मैं जब भी सोसाइटी की बातें करता हूं, तो ये जो मैंगो पीपल होते हैं, ये जो आम नागरिक होते हैं, इन पर मैं बातें करके ही जाता हूं दोस्तों। क्योंकि ये ना होते तो आज हमारे चाहे गांधी जी हो गए, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, इन लोगों का कोई मकसद नहीं होता। आज के भी डेट में देखा जाता है दोस्तों, मिडिल जो क्लास है, लोअर क्लास है दोस्तों, यही कल होकर क्रांति लेकर के आती है। हम आगे जब पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जर्मन रेवोल्यूशन में, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बातें करेंगे, और इवन रेनेसा में भी तो जो कॉमन पीपल होते हैं, उन्होंने ही इटली का निर्माण कराया, उन्होंने ही फ्रांस की पूरी क्रांति करके चीजों को बदला। जर्मनी में किस तरह से हिटलर आया, बिस्मार्क आया, ये सारी चीजें आम लोगों के ही द्वारा की गई हैं दोस्तों। इसी के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है, इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कम्युनिटीज एंड द कमीशंस है। इसमें देखिए ये जो 3 लास्ट के टॉपिक है ना, इसमें मैंने क्या किया है, चीजों को एक तरह से आप लोगों के लिए टेबल बना बना के चीजों को डाला है। उसमें करना कुछ नहीं है, आप लोगों को बस आंखें बंद करना है और आराम से सुनते जाना है, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कमिटीज बनी थी, कमीशन बने थे, उन सारी चीजों को हमें कुछ नहीं करना है। मैंने एक टेबल बना दिया है, चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए मैं जाना जाता हूं दोस्तों। लिमिटेशन के तौर पे चीजें बताया, किस तरह से एशियंट को खत्म कराया, मेडिवल को खत्म कराया, और अब मैंने मॉडर्न पे हाथ रख दिया है। एक टाइम आएगा दोस्तों, हिस्ट्री में आप लोग एक्सपर्ट हो जाइएगा, चीजें जहां से भी पूछी, आप लोग आंसर नहीं भी आता होगा ना, तो कुछ ना कुछ निकाल करके ही जाएंगे। इसी के साथ ही पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक मूवमेंट्स, किस तरह से गांधी जी का क्या रोल हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल हुआ करता था, कहां पर उन्होंने चीजों को रखा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता था, कितने हुए थे, कैसे हुए थे, पाकिस्तान डिवीजन, मुस्लिम, ये वो जितनी सारी चीजें हैं, इसको मैंने यहां पर डाल दिया है। 23rd में मैंने क्या किया है, गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड देयर कंट्रीब्यूशन एंड द इंपॉर्टेंस। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हम लोगों को पता है कि चाहे लॉर्ड कैनिन आए थे, माउंट बैटन आए थे, इन लोगों का नाम क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीजें आप लोगों को पता ही है। नहीं भी पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी चीजें शुरू ही हुई हैं, और शुरू भी नहीं हुई है अभी, तो मैं इंडेक्स ही करवा दोस्तों। लेकिन मेरा जो एक क्वालिटी का जो मेथड है टीचिंग का, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स करा के ही चीजों में 60% तक का जो नॉलेज है वो दे करके ही जाऊंगा। अब जब भी ये सारी चीजें जब स्टार्ट होंगी, सपोज करिए एजुकेशन की बातें मैं करता हूं, एजुकेशन में हमें क्या करना है, बस एजुकेशन टॉपिक मैं लिख दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डाल दूंगा, और सवाल मैं आप लोगों से ही पूछने वाला हूं कि बताइए जरा, मैंने एजुकेशन में आज से पहले, देखिए हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, हम लोगों को ये नहीं देखना कि मॉडर्न में ही है तो मॉडर्न तक ही चीजें रखनी है, नहीं। आंसर राइटिंग में कभी भी एक टॉपिक एजुकेशन आता है ना दोस्तों, इसको एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम में भी डालिए, किस तरह वैदिक काल में पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर के बेशक 1-2 पॉइंट डालिए। एग्जामिनर जो होगा उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि भाई ये बंदा इतना कैसे लिख रहा है, इसको इतना नॉलेज कैसे है। तो ये सारी चीजें दोस्तों कैसे होंगी, हमारे यूपीएससी अखाड़ा पर ही होंगी। तो यहाँ पर 21, 22 और 23 का जो टाइम फ्रेम है काफी इंपॉर्टेंट भी है। किसने
कौन सा एक्ट लेकर के आया, कौन सी सारी चीज़ें उभर करके आई हैं। इसी के साथ ही जो हमारे टॉपिक है उसकी मैं शुरुआत करूंगा। आप लोगों को मैं दिखा दूं कि जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो मेरे ही द्वारा नोट्स हैं, और ये सारी चीज़ें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर इतना सारा है कैसे करेंगे, ये है वो है। ओवरऑल बस इतना याद रखिए, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो आज हम जो हमारा लेक्चर है उसकी शुरुआत करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने इसको नाम दिया है, जिसमें मैंने बताया है इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यानी कि जो यूरोपियन लोग हुआ करते थे, यूरोपीय हुआ करते थे, उनका जो हमारे भारत मुल्क है उस पर जो आगमन हुआ करता था उसके बारे में पढ़ेंगे। किस हिसाब से लोग उभर करके आए थे। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्रोनोलॉजी पर चीज़ें दे रखी हैं, क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2017 का यूपीएससी का पेपर देखा था प्रीलिम्स में, जिसमें आया था कि इन लोगों को एक क्रमशः अरेंज करना था, या फिर जो एक कॉल्यूम वाइज इसको अरेंज करना था। तो वो कुछ इसी हिसाब से दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ये केबीसी में आप लोगों ने देखा होगा कि वो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट ऐसा कुछ चलता है कि जो जल्दी जल्दी देगा वो हॉट सीट पर आकर के बैठ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, इनको एक अरेंज वाइज करना है। तो पोर्टुगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, इंग्लिश आए थे, डच आए थे, और उसके बाद फ्रेंच आए थे दोस्तों। इसमें ये जो टेबल है आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा, या फिर आप लोगों को मैंने एक आदत डलवा दिया है ये रनिंग नोट्स बनाने का। तो ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी लिखना नहीं है किसी को, आराम से समझते जाइए, एक एक टॉपिक उठाते जाइए, और वही जो अपना कीवर्ड के तौर पे चीज़ें आती हैं उनको ही लिखते जाइए। मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार जो हमारा यूपीएससी अखाड़ा कर रहा है, टीचर के जो नोट्स हैं या फिर मेरे पर्सनल जो नोट्स हैं, आप लोगों को मैं दिखा करके चीज़ें उसमें से बता रहा हूँ। कोई भेदभाव नहीं है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सारी चीज़ें आराम से चलेंगी, क्योंकि हमारा रेलिवेंट भी एक टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे सामने कुछ इस हिसाब से आती है दोस्तों, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट इन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोपियंस एडवेंट इन इंडिया। इसमें टॉपिक से हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, जरा ध्यान देते जाइएगा, क्या क्या रीजन रहे होंगे। ये जितने भी टॉपिक है ना, एक तरह से मेंस के जो क्वेश्चन है आप लोगों को शायद इसी मेथड में या फिर इसी के इर्द गिर्द आप लोगों को दिखाई या फिर देखने में मिल सकता है कि क्या कारण रहा होगा। जरा एक बार सोचिए तो सही, क्या कारण रहा होगा कि भारत में यूरोपियन जो लोग हैं वो आए होंगे। ज़रूर अगर अब हमारे इंडिया में देखें तो 1498 के टाइम फ्रेम में हमारा मेडिवल के टाइम फ्रेम में मुगल डायनेस्टी चल रही थी। इसमें कुछ ना कुछ तो कमी आई होगी, चाहे पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था खराब हो गई हो, चाहे कह सकते हैं कि लालच आ गया हो, ग्रीड। भाई पूरे इतिहास में ये सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है दोस्तों, इंसान का जो लालच होता है ना वो दुनिया बदल देता है। किस तरह से एक हमारे हिटलर के लालच की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई। तो यार ये जो लालच का जो खेल है ना, ये भी अगर आंसर में लिखिएगा, जो ग्रीड बोलते हैं, ये भी एक हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो पहली बार एडवांसमेंट ऑफ यूरोपियंस इन द आर्ट ऑफ द शिप बिल्डिंग एंड द नेविगेशन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो हमारे यूरोपियंस हुआ करते थे, यहाँ यूरोपियंस की बातें हो रही हैं, पोर्चुगीज का टॉपिक बाद में स्टार्ट होगा। यहाँ पर चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा कि जो यूरोपियंस हैं क्या क्या रीज़न रहे होंगे कि वो सी रूट से आए थे ना, पानी से आए थे। ये भी एक सवाल आएगा दोस्तों, ये भी एक सवाल आएगा कि पानी ही क्यों। अगर उन लोगों को मन करता, खर्चा कम लगता तो लैंड से भी आ सकते थे, रीज़न ये भी है, लेकिन पानी ही क्यों, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला फैक्टर जो हमारे सामने उभर करके कुछ इस तरह से आ रहा है, द एडवांसमेंट ऑफ यूरोपियंस इन द आर्ट ऑफ द शिप बिल्डिंग एंड द नेविगेशन। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन। आप लोगों को पता है दोस्तों, रेनेसे का टाइम फ्रेम चल रहा था। अगर कंस्टेंटिनोपल के बारे में बातें करें, उसी के साथ ही वहां पर बोल दिया गया था लोगों को कि जाओ ढूंढ करके लाओ भारत कहां पर है। ये सारी चीजें आप लोगों को मेरा जो बैच होगा उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। ऑप्शनल में तो भैया मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, खाने में आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे शाही पनीर ही मिल रही है, वहाँ पर तो चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना इस टाइम पे आकर के ऑप्शनल ही बदल लीजिए, लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इवन थोड़ा थोड़ा टच मेंस का भी रखता हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ
करवा करके ही जाने वाला हूं दोस्तों, इस बात को लेकर के टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियंस, अगर मान करके चलिए रेनेसा का टाइम फ्रेम है, कुछ यूरोपियंस हो गए, चाहे इंग्लिश हो, अंग्रेज हो गए, उनकी जो वेल्थ है, इकोनॉमिक है, वो काफी स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू जो पोर्तुगीज है, पुर्तगाली लोग हैं। उसी के साथ ही क्या देखा गया था, उन लोगों को डिमांड फॉर द लग्जरीज इंडियन कमोडिटीज लाइक द स्पाइसेस, कह सकते हैं सिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ों का डिमांड होने लग गया था। आप लोगों को एक चीज़ जानकर हैरानी होगी, हम लोग तो जो मसाले हैं वो अपने खाने में डालते हैं, लेकिन कभी सोचा होगा कि जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे वो लोग तो खैर बॉइल्ड खाते हैं, उन लोगों को तो तेल नमक मसालों से मतलब नहीं होता। तो ये जो मसाले होते हैं दोस्तों, वो क्यों मसालों की ही खोज में पूरे दुनिया पर मार के भारत ही आए हैं, उनका एक रीजन भर करके ये आता है दोस्तों, उन लोगों को जो उनकी खाने हैं ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने का मतलब, कहने का मतलब है कि जो भी उनका खाना है उसको स्टोर लंबे टाइम तक करने के लिए वो लोग मसालों का यूज किया करते थे। और शायद इसी वजह से मसालों की खोज में पूरी दुनिया में निकल चुके थे और हमारे भारत में आ पहुंचे थे। इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया, भारत के बारे में हमेशा से कहा जाता है इतिहास में, भारत एक जो देश है हमारा, वो सोने की चिड़िया कहलाती थी। किस तरह से हमारे सामने जो गोल्ड है राजस्थान में, गुजरात में मिला करते थे, उसी के साथ ही एंशियंट टाइम में हमारे मेसोपोटामिया, ईरान, इजिप्ट, इन सब से भी ताल्लुक हुआ करते थे। ये सारी चीजें मैंने बताई थी दोस्तों। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चीज़ों को जो भी रनिंग नोट्स के तौर पे बना रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करते जाइए। दिन का 2-3 घंटा निकालिए सिर्फ हिस्ट्री के लिए दोस्तों, चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। आप 7 से 8 दिन रिवाइज कर लीजिएगा ना, आप खुद मास्टर हो जाइएगा हिस्ट्री में किस तरह से। और फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और क्वेश्चन भी कहाँ अटेम्प्ट करना है, वन प्लेटफॉर्म का अपना जो थीम है यूपीएससी अखाड़ा का ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज को लीजिए और चीज़ें आराम से लेकर के जाइए, क्योंकि हमारी जो बैंक की टीम है इन सारी चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और वो लोग भी अपने फील्ड में बेस्ट है दोस्तों। तो अब देखते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इमंस वेल्थ ऑफ इंडिया, जिसका कहने का क्या मतलब है, उन लोगों को पता था कि जो हमारा भारत देश है ना, वो हमेशा से सोने की चिड़िया है, और इस सोने की चिड़िया को एक बार लूटना तो बनता ही है, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। हम जाएंगे, भारत जाएंगे, वहां से कुछ लेकर के ही आएंगे, जो कि हमें मोहम्मद गजनी ने करा, घोरी ने करा, मेडिवल टाइम में कितनी बार सोमनाथ टेम्पल को लूटा दोस्तों, फिर यहाँ से चीज़ें लेके गए अपने देश में। ये सारी चीज़ें, पैसा दोस्तों ऐसी चीज़ है ना, इंसान को बदल देता है। और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में आप लोग हमारे यूपीएससी अखाड़ा पर ही पढ़ रहे होंगे, किस तरह से चीज़ें चलती आ रही हैं, इकोनॉमिक चीज़ों पर इकोनॉमिकल सिचुएशन दिखाती हैं। अब बातें करते हैं पुर्तगालियों के बारे में या फिर पोर्चुगीज़ के बारे में। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ जो 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास हुआ था, ये बेसिकली लड़ाई की गई थी पोर्चुगीज में, पुर्तगाल में और स्पेन में। इसमें क्या है, चीज़ें यहाँ पर नीचे कट हो रही हैं, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। ये जो लड़ाई हुई थी दोस्तों बिटवीन पोर्चुगल एंड द स्पेन हुआ था, डिवाइडेड नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बाय एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक ईस्ट फॉर द पोर्चुगल एंड द वेस्ट फॉर द स्पेन। बेसिकली ये लड़ाई होने के बाद में जितने भी अटलांटिक ओशियन के जो एक रीजन है, उसको एक इमेजिनरी लाइन पे, कोई ऐसा बॉर्डर तो करा नहीं था। इवन आज भी अगर देखा जाए तो हम लोग लैंड पर ही बॉर्डर बना सकते हैं, सी पर तो चलो एक इमेजिनरी लाइन आती है कि ठीक है इसके बाद ये रीजन जो होगा वो किसी और का होगा। सेम उसी तरह जो हमारा स्पेन हुआ करता था और जो हमारा जो पोर्चुगीज या फिर पोर्तुगल हुआ करते थे, उन लोगों ने अटलांटिक ओशन में अपना एक डिवीज़न बना दिया था कि अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो इस तरफ का जो इलाका है वो इनका है, इस तरफ का जो इलाका है वो इनका हुआ करता था। अब इन्होंने क्या देखा, लड़ाई हुई है, कभी भी लड़ाई हुई है, और यहाँ पे ट्रीटी का नाम आ रहा है, संधि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ट्रीटी हुई है तो लड़ाई हुई होगी डेफिनेटली। अब जब लड़ाई हुई है दोस्तों, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो गिर होगा। याद रखिएगा, चीजों को कहानी की तरह पढ़ते जाइए, क्यों रीजन रहा होगा, क्या उन्हें मन किया होगा कि चलो यार कुछ तो करते हैं, हमारे ऋतिक रोशन भाई की तरह बाइक उठाकर बस कुछ तो फनी करते हैं, आगे निकल पड़े। ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर इनको देखा
कि यार हमारा लड़ाई हुआ है, हमारी लड़ाई हुई है किसी और के साथ में, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें स्पाइसेस की ज़रूरत है, हमें संसाधन, हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो हमारे पास तो चीज़ें हैं नहीं। हम क्या करेंगे, किसी और देश पर, किसी और मुल्क पर जा करके आक्रमण करते हैं, और चीज़ें अगर निकल करके आती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आती हैं ना दोस्तों, तो हम किसी और पर अटैक करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी ये अटैक की बातें होती हैं या आगमन के बारे में बातें होती हैं, चाहे एंशंट में हो, मेडिवल में हो, मॉडर्न में हो, यहाँ करना कुछ नहीं है। ये बेसिकली आपका सिग्निफिकेंस में सबसे पहली बात तो ये इकोनॉमिक को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। इकोनॉमिक को बढ़ावा देने का क्या मतलब है, मेरे पास पैसों की कमी है, मैं पुर्तगाल जा करके वहाँ से चीज़ों को लूट करके ला रहा हूँ, आज मैं अमीर हो गया। इसी के साथ ही ना केवल मैंने पैसों को लूट करके लाया, मैंने वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको हिला दिया। हिलाने का क्या मतलब है दोस्तों, कह सकते हैं कि अगर भारत आए होंगे तो यहाँ का जो पॉलिटिकल कंडीशन होगा वो पीक से लेके अब डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा ना, तभी इन लोगों को मौका मिला और इन लोगों ने चौका लगा दिया। किस तरह से जो राजा है, मैं एक एक बताऊंगा, खैर वो राजा तो नहीं था, एक ट्रेवलर ही हुआ करता था, वास्को डी गामा। अगर गुजरात के उस राजा ने उसकी जो, आपको आगे नाम बताऊंगा, अभी जो कंफ्यूजन है या फिर अभी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व मत करिए, अगर उन्होंने मदद नहीं किया होता ग्रीड के लिए, अपने फायदे के लिए, तो ये यूरोपियन है, उनकी क्या मजाल, वो हमारे भारत पर आंख उठा करके भी देख पाते क्या? नहीं दोस्तों, इनमें क्या है कि अगर इकोनॉमिक बढ़ रही है तो यहाँ का उनके तरफ जो पॉलिटिकल रुझान है वो भी बढ़ता चला जाएगा। हम लोगों को पता लगेगा कि अगर पोर्चुगीज इंडिया आए थे तो जरूर 100% उनमें कुछ तो बात होगी ना दोस्तों, ताकि जो वो लोग हुआ करते थे भारत पर आकर के अटैक करते थे, यहाँ पर रहते थे, अपनी जो पॉलिसी है वो लागू किया करते थे, ये दो लोगों के अलावा बाकी पूरी दुनिया में भी एक प्रचार के तौर पे फैल जाएगी कि भाई पोर्चुगीज जो लोग हुआ करते हैं ना, इन लोगों को शिप बिल्डिंग आती है, नेवी का फॉर्मेशन आता है, इन लोगों से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि इनके पास वास्को डी गामा है, उसके बाद इसके पास अल्बर्क्यू है। ये सारी चीज़ें बताऊंगा कौन किस टाइम पे आए थे। यहाँ पर क्या करना है, पूरे दुनिया में प्रचार के तौर पे हमारे सामने उभर करके आएगी, ना केवल पोर्चुगल में, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में एक प्रचार के तौर पे फैल जाएगा कि यार इनका जो ताकत है ना, इनकी जो शक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा है, हम इनसे अभी नहीं लड़ सकते। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ, ये मैं बार बार अब कहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो हम बताते हैं वो पेपर में आते हैं। तो यहाँ जो हिस्ट्री के डिवीजन है, चाहे वो इंटीग्रेशन की बातें हो, पीक की बातें हो, चाहे डिसइंटीग्रेशन बातें हो, यहाँ पर क्या दिखाता है, यहाँ पर जो चीजें उभर करके आती हैं पोर्चुगीज के बारे में, कि पूरी दुनिया में अगर पीक उसका चल रहा है, एक टाइम पे पीक चल रहा है, जब डिक्लाइन होने की शुरुआत तब होगी जब कोई और आकर के अटैक करेगा दोस्तों, पॉलिटिकल कंडीशन इनका भी हिला देगा, और उसके साथ ही ये मान करके चलिए, हम कह सकते हैं अब इसका जो डिक्लाइन है वो हो सकता है। और अब कभी भी सवाल आएगा दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने तो किया है लेकिन आप लोगों को फिर बता दूं, अब कभी भी पोर्चुगीज के बारे में सवाल आएगा कि बताइए इनका डिक्लाइन क्यों हुआ करता होगा, क्यों देखा क्या गया कि जो पुर्तगाली लोग हुआ करते थे वो बीच में छोड़ के चले गए, कह सकते हैं ना। तो चीजें आई नहीं है, टॉपिक अभी आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन कह सकते हैं चीजें, नॉलेज, आइडिया लग गया। जरूर कि ना किसी का जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो इनसे ज्यादा बढ़ रहा होगा, इकोनॉमिकल पावर है वो बढ़ रहा होगा, इसी वजह से इनका जो डिक्लाइन है वो उभर करके आया। ये सारी चीजें दोस्तों लिखने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सारी चीजें दे करके जाऊंगा, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने 5 ऐसे ट्रैवलर उभर करके आए थे, आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। 5 ट्रैवलर उभर करके आए थे, ये ट्रैवलर मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें बाकी एक दो जो हुआ करते थे वो तो राजा भी बन गए थे यहाँ आकर के। तो वास्को डी गामा के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो थे वो कैलिकट पहुंचे थे वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498 एंड वार्मली वेलकम्ड बाय द जोमोरिन। अभी जस्ट मैं जिनकी बातें कर रहा था, जो कि कैलिकट के राजा हुआ करते थे। जोमोरिन के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने जो वास्को डी गामा थे, अगर मान करके चलिए ये अगर सी रूट के रास्ते आ रहे हैं
और मान करके चलिए जो ज़ोमोरिन है वो अगर हेल्प नहीं करते तो यूरोपियन कभी हमारे भारत में आ ही नहीं पाते। तो ग्रीड देख रहे हैं ना दोस्तों, लालच एक बुरी बला है, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाता है दोस्तों, हिस्ट्री में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यहाँ ज्योग्राफिकल चीज़ें भी हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें भी हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं, और मैं भी हूँ। तो सारी चीज़ें मैं बता करके जाऊँगा, इसके टेंशन तो ले लीजिएगा मत। उसी के साथ ही 1498 के बाद में 1502, ये सब लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। बस आराम से चीज़ों को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। हाँ, तो बाय 1502 वास्को डी गामा फिर से आया। यानी कि एक बार होता क्या है, वहाँ के रेनेसां के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी बताता हूँ। जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बोला था जो भारत ढूंढ करके लेकर आएगा ना, मैं उसको पैसों से भर दूंगा, ये कहा था उनके राजा ने। इसी हिसाब से जितने भी नेवी के ऑफिसर्स थे, ट्रैवलर्स हुआ करते थे, वो निकल पड़े भारत को घूमने के लिए। कुछ तो आप लोगों ने कभी सुना होगा, कुछ अफ्रीका पहुंच गए और कहा कि यही भारत है, क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड में वास्को डी गामा आए थे, ओरिजिनली वो पहुंचे हमारे भारत में। तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आई। तो रेनेसां के टाइम फ्रेम में, वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम फ्रेम में जब मैं आप लोगों से करवाऊंगा तो चीज़ें काफ़ी और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा है दोस्तों। हमारा कह सकते हैं एक जो सिंप्लीफाइड का जो तरीका है, जो कि हमारे अकेडमी का काफ़ी एक मोटो में से एक है। तो जो भी नोट्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने ही लिखे हैं, और इसी के साथ ही साथ जो भी इसके टॉपिक हैं वो बस वास्को डी गामा। कभी भी क्वेश्चन आया दोस्तों, ये 3 पॉइंट लिखिए, और इसी के साथ ही साथ जो भी इसके बैकग्राउंड की बातें मैंने करी है, चाहे रेनेसां के बारे में बातें की, चाहे इकोनॉमिक की बातें की गई हूँ, पॉलिटिकल की बातें की, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करिए ना। कौन करता है, मेरे सामने लेकर के आइए। लिखने के लिए दोस्तों इतना कुछ हो जाएगा, आप लोग लिखते लिखते थक जाइएगा। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, पोर्चुगल अनलाइक अदर ट्रेडर्स वांटेड टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडिया। बेशक ये तो यार जायज़ वाली बात है, अगर मुझे अगर कहीं बिजनेस करने का मौका मिलेगा तो मैं तो चाहूँगा ही ना कि लोग मेरे ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, मैं क्यों चाहूँगा कि किसी और की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये एक मार्केट को अपने हिसाब से मोनोपोलाइज करने के लिए इनका भी मकसद हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ दोस्तों अगले जो हमारे ट्रैवलर उभर करके आए थे, उनका जो नाम, उनको कैब्रल के नाम से जानिएगा, ये पीए कैब्रल के नाम से जानिएगा, ये पेड्रो अल्फांसो कैब्रल के नाम से पूरा नाम इनका आता है। इन्होंने क्या काम किया था दोस्तों, स्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट इन 1500। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने पॉइंट वाइज करवा रहा हूँ, मेंस के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल आएंगे अगर यूपीएससी में या फिर कहीं किसी भी स्टेट पीसीएस में, सीडीएस में, एफकैट में, कि ज़रा बताइए किस फिर ने, कह सकते हैं किस फॉरेनर ने पहली बार इंडिया में फैक्ट्री डेवलपमेंट किया था, तो कैब्रल का नाम आएगा। अगर इसके बारे में और पूछा जाए तो ये पोर्चुगीज हुआ करता था, पुर्तगाली हुआ करता था। कब इसने किया था, 1500 में इसने फैक्ट्री का निर्माण हमारे भारत में कैलिकट में किया था। याद है, मतलब याद क्या है, ये सारी चीजें देखते जाइए, याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। उसी के साथ ही इम्बार्क द एरा ऑफ द यूरोपियन रूल ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनके आने के बाद में क्या दिखाया गया दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार ऐसा लगा कि यार जो भारत के जितने भी इंडियन ओरिजिन के जो किंग हुआ करते हैं, या फिर उस टाइम में आप कह सकते हैं कि जो हमारे इस्लाम के किंग हुआ करते थे, उनका जो अब जो दबदबा है ना वो खत्म होता दिख रहा। इन्हीं के दौरान में पहली बार में चीज़ें दर्शाई गई थी कि जो चीज़ें उभर करके आई हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार दिखा कि यार अब यहाँ पर किसी और का जो शासन है वो होने वाला है। दोस्तों इतिहास है, हम यहाँ पर 1498 से लेकर के 1947 तक की चीज़ें करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, 7, 8, 10, 15 दिन में करेंगे। लेकिन इतिहास होने में ना, मतलब इतिहास बनने में, या फिर आप खुद अपने लाइफ कभी अगर कभी इतिहास बनाने का सोचेंगे, काफ़ी टाइम लगता है। हमें हर एक पल पल की खबर रखनी पड़ती है, हमें एक देखना पड़ता है कि इस पल में हमें क्या करना चाहिए। एक मूवी में हमें MS धोनी मूवी में 3 घंटे में पता लग गई धोनी की क्या जीवन कहानी थी, लेकिन वो सिर्फ दिखाने वाली चीज़ थी, हमने चीज़ों को समराइज कर दिया।
ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट में एक पॉइंट है, लेकिन ये इतना रिमार्केबल पॉइंट आप कह सकते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहां हमें पहले से लग रहा था कि लोग तो यार लैंड से आ सकते हैं, बोलन पास से आ सकते हैं, आप कहते हैं अफगानिस्तान से आ सकते हैं, ये अब नीचे से भी आने लग गए। नीचे से आने का मतलब क्या है, अब सी रूट से भी आने लग गए यार। अब हमारा जो भारत है ना वो खतरे में है। तो इस लाइन से एक लाइन है दोस्तों, लेकिन पूरे हिस्ट्री को बदल दिया इसने कि इम्पायर्ड द एरा ऑफ द यूरोपियन रूल ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तीसरा जो हमारे पास आया था दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा, देखिए इंपॉर्टेंट के अलावा बेवजह की चीजें तो मैं लिखता नहीं और बेवजह की चीजें मैं पढ़ाता नहीं। इंपॉर्टेंट तो खैर सब है, लेकिन इसमें से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अल्मेडा का नाम आता है। ये जो थोड़ू शब्द है मैंने ऐसे ही मजे मजे में कहा, तो इसका जो नाम है फ्रांसिस दी अल्मेडा का नाम से आता है। इनका जो टाइम हुआ करता है 1505 से लेकर 1509 तक का एरा हमारे सामने दर्शाया जाता है। यहां पर चीजें क्या आती हैं दोस्तों, इंडिया में सुना होगा गवर्नर जनरल आ रहे हैं, जनरल आ रहे हैं, वॉइस रॉय आ रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए, क्योंकि देखिए यूपीएससी को भी पता है, सबको पता होगा कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है, ये वो ऐसे वैसे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अब रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। इसमें से भी आप लोगों को चीजें अगर दिख पा रही होगी तो काफी अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ पे इतिहास को सोचने का नजरिया बदलने आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर मुझे एक सवाल दिख रहा है, ये एक लाइन से, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया। इससे पहले गवर्नर का जो जिक्र था हमारे भारत में वो नहीं था। कभी भी सवाल आएगा, वॉइस रॉय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, इनका सिग्निफिकेंस क्या था दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए इस हिसाब से समझिएगा। अगर क्वेश्चन आता है, अगर यूपीएससी 2022 में आप लोगों ने फॉर्म भरा, आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस पे जा रहे हैं, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा और इसमें क्या लिखिएगा एक बार भी सोचिएगा, और मैं क्या बताऊंगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को बताना है कि गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल या फिर वॉइस रॉय या फिर लॉर्ड वगैरह जो पोस्ट वगैरह डालते हैं, ये जितने भी ऑफिशियल हाई पोस्ट हुआ करते थे, टॉप ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनका सिग्निफिकेंस क्या था। इसमें लोग क्या करेंगे गलती दोस्तों, लोग गलती क्या करेंगे, वो लोग स्टार्ट करेंगे कैनिन से स्टार्ट करेंगे, माउंटबेटन से स्टार्ट करेंगे, जितने भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, चाहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारी चीजें लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इन चीजों का सिग्निफिकेंस बताइए। चीजों का सिग्निफिकेंस कहने का मतलब हमें नाम नहीं लिखना है। कोई आपसे पूछ रहा है अपने बारे में बताइए, लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरा घर यहाँ है, मैं यहाँ हूं, तो यार यूपीएससी तो काटेगा ही ना पेपर। उसके पास 10 लाख लोग बैठे हैं, वो आपके पेपर के लिए तो बैठा नहीं है कि यार ये कुछ भी लिखेगा हम इसको टिक 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 करते जाएंगे। चीजों को रेलिवेंट लिखिए और वो हमारे यूपीएससी अखाड़ा से सीखते जाइए। इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बातें करूं, यहां पर हमें गवर्नर की बातें हो रही हैं, तो बैकग्राउंड से चीजें शुरू करिए। फ्रांसिस्को द अल्मेडा का नाम लिखिए, डेट लिखिए और गवर्नर दिखाइए कि ये हमारे भारत में आज से पहले गवर्नर नहीं हुआ करते थे, इनके आने के बाद ही जो चीजें हैं वो बदल गई। यहां से शुरू करिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए। अब आप यही सोचिए, जो लोग मेन आंसर में लिख रहे थे, आप लोग उसको एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, तो यूपीएससी आपके आंसर को टिक करेगा और आप लोगों का जो मेरिट में नाम है वो आगे देख करके आप लोगों को अच्छी खासी पोस्ट पे बिठाएगा। इसी के साथ ही अल्मेडा ने और क्या काम किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, जो कि कार्टेज सिस्टम हम कहते हैं। ये क्या होता है मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने चीजें कुछ इस हिसाब से आ रही हैं। यहां पर क्या देखा जाता था, इनके टाइम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गलती करी। गलती क्या करी मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारा जो भारत देश है, अगर नीचे के बारे में अगर मैं बातें करूं तो सी कुछ इस हिसाब से यहां पर ही है। इन्होंने वाटर पे जो शक्ति है वो बढ़ाने की शुरुआत कर दी, लैंड पर ध्यान नहीं दिया। ये इनकी गलती थी दोस्तों, जिस वजह से ये डिक्लाइन हुए थे। लेकिन जाते जाते भी इन्होंने क्या किया था, जो हमारा
हमारा नेवी है उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया था, पावरफुल बनाया था। तो इन्होंने नेवी पर, वाटर पर, क्योंकि यार इनकी भी गलती नहीं रही होगी, इन्होंने भी सोचा होगा कि अगर पोर्चुगीज आ रहे हैं नीचे से तो अब अगली बार कोई नीचे से ना आ जाए, क्योंकि ऊपर से तो यार वो भारत के जितने भी राजा हैं वो रोकने के लिए खड़े हैं। हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें नेवी का डेवलपमेंट कर लेना है, अपने जो शिप वगैरह है इनको अच्छी खासी बना लेना है, लैंड पर ध्यान उतना नहीं देते हैं तो चलेगा। अब इन्होंने क्या किया, नेवी के ही हिसाब से चीज़ें क्या करी, आगे बढ़ाई, कार्टर सिस्टम को अप्लाई कर दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जिसे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो लैंड पर है, जैसे लैंड पर सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, उनका निर्माण इन्होंने नहीं करवाया दोस्तों। अब हमारे सामने थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें कुछ इस हिसाब से आएंगी। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये अगली बार से मैं पेज का बिल्कुल ध्यान रखने वाला हूँ, क्योंकि नीचे की भी चीज़ें कुछ दिख नहीं रही हैं, ऊपर से भी ज़्यादा कट के ही आ रहा है। तो कार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। नेवी पर, मतलब नेवी में पानी में ट्रेडिंग करने के लिए एक लाइसेंस या फिर एक परमिट जारी होता है। करंट में अगर चीज़ों को अगर मैं जोड़ूं तो आप लोगों को एक पेटीएम ने एक टोल पास करने के लिए एक ऐसा कुछ क्यूआर कोड बनाया है, एक तरह से लाइसेंस कह सकते हैं उसको। तो एक नेवी पर या फिर पानी में ट्रेड करने के लिए हमारे पास जो अल्मेडा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, लाइसेंस जारी कर दिया था, और पास इशूड बाय द पोर्चुगीज इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए अब कभी भी कोई गुजरेगा तो वो पोर्चुगीज से होकर के ही गुजरेगा, और उसी के साथ ही एक पास जारी होता था, उसी को हम कार्टर सिस्टम के तौर पे हम मानते हैं। अगले जो ट्रैवलर हमारे सामने उभर करके आए था, इसको अल्फांस, एक मिनट, हाँ, इसको हम कहते हैं, इसको अल्फांसो द अल्बर्क्यू के नाम से हम जानते हैं। ये नाम वगैरह इतना टेंशन भरा है, याद कैसे करेंगे, ये 2-3 बार पढ़िएगा याद हो जाएंगे। कुनहा का नाम देख रहे हैं, इसी के साथ ही अल्मेडा का नाम देख रहे थे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जितनी सारी चीज़ें नई होंगी ना, नई कहने का क्या मतलब है, प्रिपरेशन के दौरान जितनी नई चीज़ें करनी है कर लीजिए, लास्ट टाइम में अगर करिएगा तो वो आप लोगों की बेवकूफ़ी होने वाली है। इसी वजह से मैं तैयारी के दौरान ही नई नई चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोगों को लगेगा सर ने तो इसके बारे में बताया था और अब हमें कुछ नहीं करना है, आगे टिक लगा करके बढ़ना है। तो अल्फांसो द अल्बर्क्यू का नाम आता है 1509 से लेकर के 1505 तक। इससे पहले देखिए डेट पर आते हैं 1498 वास्को डी गामा। याद रखते जाइएगा मेरे साथ में, किताब पलटने की जरूरत नहीं है, पीछे स्क्रीनशॉट देखने की जरूरत नहीं है। 1500 के दौरान, उसी के साथ ही 1505 से लेकर के 1509 तक, इसी के साथ ही साथ 1509 से लेकर के 1515 तक। इतनी सारी डेट्स याद हो गई और समझ भी आ गया। अब कभी भी सवाल आएगा दोस्तों 1500 में क्या हुआ था, 1505 में क्या हुआ था, इतने ही देर में 40-45 मिनट क्लास में ही आप लोगों ने इतना कुछ सीखा कि कभी भी सवाल इनके बीच आएगा, अब आप लोगों से ना बने ये कोई सवाल ही नहीं होता। तो अल्बर्क्यू के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, he was considered to be a real founder of the Portuguese power in India। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का क्या मतलब है, रियल फाउंडर के बारे में बातें की जा रही हैं। हम लोग कहते हैं कि चलिए पहला कौन आए थे बाहर से पोर्चुगीज, तो हम वास्को डे गामा को नाम जानते हैं, या फिर हु डिस्कवर इंडिया ये वो के नाम से जानते हैं, तो वास्को डे गामा को जानते हैं। बट इंडिया में अगर हम मान करके चलिए पोर्चुगीज के बारे में बात कर रहे हैं और रियल फाउंडर के बारे में बातें कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्दों में ही खेल छुपा है। रियल फाउंडर कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, ये जो बंदा होगा अल्बर्क्यू होगा, उसने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी, इन सभी चीजों में अपना जो दबदबा है वो बना लिया होगा। क्लियर है? इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। क्लियर है? अब इसने क्या किया दोस्तों, लैंड पर काम करने की शुरुआत करी। वाटर पर तो चीजें चल रही थी, वो पता है कि इससे पहले जो राजा हुआ करते थे उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया था। इन्होंने क्या किया था, लैंड पर काम करने की शुरुआत करी। इनको पता था कि अगर एक बार जरा पीछे जाऊं, हम अगर यहाँ पर पावर बढ़ाएंगे तो बेशक यहाँ के जितने लोग हैं हमें यहीं से आगे धक्का ना दे दें और फिर हम अपने देश जाकर के वापस वहीं पर ही बच जाएंगे।
यहां पर चीजें देखिए दोस्तों, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, कैप्चर्ड भटकाल फ्रॉम श्री कृष्णदेव राय। ये मैंने आप लोगों को बताया था 1510 का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, मेडिवल के टाइम फ्रेम में साउथ इंडिया पर किस तरह से सवाल आते हैं, कौन कौन से शासक हुआ करते थे, उनकी क्या किताबें थी, रचनाएं थी, सारी चीजें बताई थी दोस्तों। तो टॉपिक आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कुछ भी मैं नया करवा रहा हूँ, नाम जरूर नए आ रहे हैं, ये अल्बर्क्यू, ये कुन्हा, ये अल्मेडा, लेकिन जो भी सारी चीजें हैं ये पहले से ही आप लोग जानते हैं। इसी के साथ ये 1510 में इसने भटकाल जो एक जगह है उसको श्री कृष्णदेव राय से ले लिया था, कि विजयनगर के राजा और शासक हुआ करते थे। विजयनगर का भी इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, एक एक शब्द कहते हैं ना, यूपीएससी के डैफ में जो भी आप एक एक शब्द भर रहे हैं वहां पर एक एक शब्द के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसी हिसाब से जो भी चीज आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोगों को एक एक वर्ड पर काफी अच्छा कमांड होना ही चाहिए। अब विजयनगर के बारे में बातें हो रही हैं, जरा 2 मिनट खुद में ही सोचिएगा विजयनगर में क्या क्या सारी चीजें बताई थी, क्लियर है। इसी के साथ ही इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विद द नेटिव ऑफ इंडिया। याद रखिए दोस्तों, मैरिज पॉलिसी कभी भी सवाल आज के बाद आ जाए, मैरिज पॉलिसी पे लिखना है या मैरिज का क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो जनरली कोई जो स्टूडेंट होगा, अगर यूपीएससी मेंस में सवाल आ रहा है कि मैरिज पर बातें करिए या मैट्रिमोनियल अलायंस पर बातें करिए, जो कि अल्बर्क्यू ने किया था। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो सिंपल इंसान होगा, सिंपल इंसान कहने का मतलब जो मुझे सुन करके ना जाएगा, वो क्या लिखेगा कि शादी दो जोड़ों का बंधन है, काफी अच्छा एक बंधन होता है, ये सारे लिखेगा। यूपीएससी उस आंसर को काट देगा और फिर बाद में कहेगा कि यार मैं तो अपना बेस्ट दे करके आया था, अच्छे आंसर्स लिखे थे, लेकिन यूपीएससी ने पेपर क्यों काट दिया। दोस्तों ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोग ऐसा लिखते हैं, मेरे पास आंसर आते हैं, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगा भी। तो मैट्रिमोनियल अलायंस पर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा जो कि अल्बर्क्यू ने किया था, इसकी शुरुआत करिएगा कहाँ से, अकबर पॉलिसी। अकबर पॉलिसी से भी पहले अगर बातें करूं एंशिएंट टाइम में, वहां से चीजें किस तरह से आई थी, किस तरह से लोग ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए दूसरे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातें होती हैं एंशिएंट टाइम में, वो कैसे इंटरनेशनली खेलता था। इंटरनेशनली खेलने का मतलब बाहरी जो रानियां हुआ करती थी उनसे शादी मतलब विवाह करके अपने दौरान रखता था और चीज़ों को आगे बढ़ाता था। तो मैट्रिमोनियल अलायंस पर कभी भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो कहते ये हैं कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंस ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो अल्बर्क्यू का नाम आता है। अगर ये सवाल पूछ सकता है ना यूपीएससी, तो ये भी सवाल डेफिनेटली पूछ सकता है दोस्तों। और हमें यही पढ़ना है कि जो भी इन 3-4 पंक्तियों में, इन 4 चीजों में, इन 4 लाइनों में छुपी हुई हैं, नोट आपके पास चले जाएंगे। मेरे जितने नोट्स हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग यहाँ पर लिमिटेड बैठे हैं, इससे 2 गुने 3 गुने रफ्तार में मेरे नोट जाएंगे। लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं ना, उसका फायदा यही होने वाला है, एक एक लाइन से किस तरह से चीजें तोड़ कर हम लेके आ रहे हैं और किस तरह से हम चीजें सीख रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है, इन्होंने क्या काम किया, बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती का जो प्रथा होती है, सती प्रथा हुआ करती थी, इसको औरंगजेब भैया ने भी बैन किया था। मैंने आप लोगों को मेडिवल में करवाया था। सती पर भी सवाल आएगा कभी भी कि जरा बताइए, कंडीशन हमारे इंडियन सोसाइटी में वुमेन कंडीशन पर हर दूसरे साल में सवाल आते हैं, उसमें सती को डालिएगा। और अभी तक आप लोगों के पास एंशिएंट टाइम फ्रेम की बातें थी, मेडिवल टाइम फ्रेम की बातें थी, अब आज के बाद आप लोगों के पास मॉडर्न टाइम फ्रेम की भी बातें होंगी। यहाँ पर किस तरह से अल्बर्क्यू ने सती सिस्टम को हटाया था। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर करवा देना चाहता हूँ, सती सिस्टम को ये अपने भाई हैं हटा रहे हैं, हमारे जो विदेशी भाई हैं, पोर्चुगीज पुर्तगाली भाई हैं, ये हटा रहे हैं। इन्होंने रिलीजन पे भी काम किया होगा, तभी तो ये ग्रेट कहलाते हैं दोस्तों। इतिहास में महान वही कहलाते हैं, या फिर आज के डेट में आप कहे सोच रहे होंगे कि आप हम कल के डेट में महान कहलाएं, हम ऐसा क्या काम करें दोस्तों, या फिर उन्होंने क्या काम किया होगा। उन्होंने अपना 100 क्या अपना 1000% दिया होगा उस टाइम पे। अभी इतिहास 1400-1500 का टाइम फ्रेम हुआ करता था और बाहरी हुआ करते थे, लेकिन हम लोग कह रहे हैं ही द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। कहने का मतलब हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था,
बैठ गया होगा। इन लोगों की मजाल देखिए, इन लोगों की पावर देखिए, इन लोगों ने चीज़ों को सेंट्रलाइज किया, किस हिसाब से इन्होंने मेहनत किया होगा। हर एक फैक्टर को देखिए सिग्निफिकेंस में, इकोनॉमिकल चीज़ें हो गई, रिलीजन को भी बढ़ावा दिया होगा, तभी इनको ग्रेट कहते हैं हम इतिहास में। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनकी मृत्यु हुई थी वो 1515 में हो गई थी, लेकिन इनके जाने के बाद में पोर्चुगीज का दबदबा अभी भी जो हमारा नेवी है, पानी है, उस पर है। इसी के साथ ही आखिरी जो हमारे ट्रेवलर हुआ करते थे, जिनको हम लोग नीनो द कोन्हा के, कोन्हा कहिए, कन्हा कहिए, कुछ भी कहिए दोस्तों, नाम में कुछ नहीं रखा है, कोई हमारे भाई बंधे है नहीं जो हम इसका सही नाम लेंगे। हमें बस चीज़ें याद होनी चाहिए, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए बस। तो ये सारी चीज़ें कन्हा हो गई, नीनो द कन्हा, कुन्हा, जो भी पढ़िए। इसके टाइम फ्रेम की बातें अगर मैं करूं, 1529 से लेकर के 38 तक का टाइम फ्रेम। इस लिस्ट में अब आप लोग 29 से 29 होता है, 29 होता है, ये रीजनल लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो 29 कहिए, 29 से लेकर के 38 तक जो चीज़ें उभर करके आती वो इनके फेवर में हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन आ रही है, he shifted the capital from कोचिन to गोवा in 1530। कभी भी आज के बाद सवाल आए दोस्तों, गोवा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लोग आज के डेट में छुट्टियां माने जाते हैं, बीच पर घूमते हैं और वहां का जो कल्चर है, ट्रेडिशन देखते हैं, उसका जो शुरुआत हुआ था, उसकी जो इंपॉर्टेंस हुई थी शुरू होने की, वो हमारे 1538 से देखा गया था। आज के भी टाइम में आप लोग गोवा में जाइएगा ना, तो वहाँ पर जो टैटू वगैरह बनाते हैं बीच पर बैठ करके, वो जो कल्चर की बातें करते हैं, वो जो कह सकते हैं सोसाइटी की बातें करते हैं, वो हमारे साउथ नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल अलग है। जो बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन आप लोग नॉर्थ में देखते हैं, जो बिल्डिंग का फॉर्मेशन आप लोग साउथ में देखते हैं, जो बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन आप लोग वहाँ सेवन सिस्टर्स में देखते हैं, वहाँ से बिल्कुल अलग है गोवा का। गोवा में कहते हैं कि जो पोर्चुगीज इलाका हुआ था, आज भी वहां पे प्रैक्टिस मतलब चीजें होती हैं। उसी के साथ ही दमन एंड दियो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो दियो केम अंडर द पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन फ्रॉम गुजरात किंग बहादुर शाह। उसी के साथ ही क्या देखा गया था, बहादुर शाह ने इनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करी और इन लोगों ने उस बंदे को, वहां के शासक को, उसी के देश में मार दिया। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, इससे भारत के लोगों पर एक आतंक कह सकते हैं, टेरर कह सकते हैं, इनका भय वो होने की शुरुआत हो गई थी। उसी के साथ ही साथ जो इनके ही देश में पोर्चुगल में, पुर्तगाल में लोग खुशियां मना रहे होंगे कि यार बताओ, हमारा बंदा वहां पर लोगों को जाकर के पीट करके आ रहा है, हमारा पूरे दुनिया भर में अब क्या नाम रहा होगा। तीसरा, दुनिया भर में लोग अब इनसे डरेंगे। ये सारी चीजें लिखिएगा कि भारत में जा करके यहाँ के ही शासक को मार देना, उसी की जमीन पर, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये तो एक लाइन की चीजें हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी और इससे हमारे इतिहास में एक क्या सिग्निफिकेंस मिला होगा। तो 1538 तक इसका टाइम फ्रेम रहता है। उसके बाद ही अब हम आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस हिसाब से आती हैं। यहाँ पर मैं अब रिलीजियस पॉलिसी की बातें करता हूँ। सिग्निफिकेंस में बातें करूँ तो रिलीजियन का भी काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। कल्चर की बातें होती हैं, रिलीजन की बातें होती हैं, इनसे सोसाइटी की बातें होती हैं। सोसाइटी में आम आदमी, मैंगो पीपल के बारे में बातें की जाती हैं और कह सकते हैं वुमेन की बातें होती हैं। रिलीजियस पॉलिसी के बारे में अगर आप लोगों से बातें करना चाहूँ तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में जो मुस्लिम हुआ करते थे, इनको हॉस्टाइल किया। हॉस्टाइल कहने का मतलब खूब परेशान किया। उसके बाद में हिंदू से इनकी स्टार्टिंग में अच्छी बनती थी, लेकिन बाद में आकर के इन्होंने इनको भी मतलब मारने पीटने की शुरुआत कर दी। ये क्या चल रहा है, ये एक स्टार पॉइंट है दोस्तों। 1579 मिशनरीज वर सेंट टू कन्वर्ट द एम्परर अकबर टू क्रिश्चियनिटी। अकबर भैया को बोला गया कि भैया आप जो इस्लाम के बारे में कहते हैं, इस्लाम रीजन को जो फॉलो करते हैं, खैर अकबर के बारे में कहते हैं वो जो अलग रिलीजन पॉलिसी है उनकी अलग है, लेकिन यहाँ पे मेरे बताने का मकसद ये है
चीज़ों को रिलेट करते करते पढ़िए। अकबर के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, अब आप लोगों को रिलीजियस पॉलिसी में लिखना होगा तो आप लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं, द मिशनरीज ऑफ पोर्चुगीज या फिर द पोर्चुगल मिशनरीज वर सेंट टू कन्वर्ट द एम्पायर अकबर टू शिफ्टेड इनटू द क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए उसको भेजा गया था। यहाँ एक लाइन से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और ये मैं बताना ही चाहूँगा, हॉस्टाइल मुस्लिम्स बट लेटर ऑन हिंदूज। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टार्टिंग में इन्होंने हिंदू को क्यों छोड़ा, उसका मेन रीज़न में यही है, उन लोगों को है कि इंडिया जो लैंड है वो हिंदू सिंधु सिंधु करते हिंदुस्तान बना है, आप लोगों को पता है इसका नाम का किस सिग्निफिकेंस रहता है। उसी के साथ ही साथ इन लोगों को लगा स्टार्टिंग में हिंदू से बना करके रखना चाहिए, ये अगर हमारे पक्ष में आ जाएंगे फिर इनसे लड़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। हिंदू को ही क्यों चुना, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाई हिंदूज, इन लोगों को मार पड़ी थी, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है रेनेसा के टाइम फ्रेम में क्रिश्चियन की जो हालात हुई थी दोस्तों। मैं जाति को लेकर के कोई आप लोगों से मतभेद करने की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी कोई मतलब पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस चीज़ों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। पूरी दुनिया को पता है रेनेसा के टाइम फ्रेम में क्रिश्चियन पर अरस का तर्क जो लोग हुआ करते थे, तर्की के जो शासक हुआ करते थे, कंस्टेंटिनोपोल पर आकर के इन्हें भगा दिया गया था। फिर उसके बाद इन्होंने मार पीट करके फिर अपने पास हथियार लिया था, फिर इन्होंने चीज़ों को, ये चीज़ें चलती रहती थी। तो एक जो गुस्सा है ना, ये क्रिश्चियन लोगों का इस्लाम लोगों को हमसे लेकर के रहा है। खैर, ये जो बातें हो रही हैं ये सिर्फ पढ़ाई तक ही रखिएगा, इसको कोई पर्सनल दुश्मनी लेकर के मत चलिएगा, चीज़ें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई मैं खुद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनाता। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है, यहाँ पर रिलीजियस पॉलिसी पर बातें हो रही हैं, उसी के साथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन। अब हम बातें करते हैं इसके डिक्लाइन के बारे में। अभी तक तो हमने देखा जो ग्राफ है इसमें इंटीग्रेट हो रही है, पीक पर चीज़ें आ रही हैं, अब हम डिक्लाइन के बारे में बातें करते हैं। डिक्लाइन में मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही, जरूर कोई ना कोई बाहरी जो पावर है वो उभर करके आएगा, तो वही हुआ दोस्तों, इमर्जेंस ऑफ द पावरफुल डायनेस्टी इन द इजिप्ट पर्शियन एंड, कह सकते हैं जो इंडिया में मराठाओं का भी जो रोल है वो उभर करके आया। बाजीराव हो गए, पेशवा हो गए, उसी के साथ ही साथ शिवाजी हो गए। आप लोग मूवी देखते होंगे, अजय देवगन की रिसेंट में आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी मराठाओं का जिक्र हुआ करता था। उसी के साथ ही राइज ऑफ इंग्लिश एंड डच। दोस्तों आज मेरा समय है, आज कहने का मतलब एक एग्जाम्पल करंट में मान करके चलिए, आज जो हमारे मोदी सर है, मोदी जी हैं जो पीएम हैं, आज उनका टाइम है। जरूरी नहीं है कि आज से 20 साल बाद 50 साल बाद उनका टाइम रहेगा, कोई नया उभर करके आएगा दोस्तों। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, इस वजह से मैं इनमें घुसना भी पसंद नहीं करता। बस मेरे बताने का मकसद क्या है, अगर हम लोग मेडिवल में अकबर के बारे में बातें करते हैं, अकबर इतना महान शासक हुआ करता था, एक टाइम बाद डिक्लाइन हुआ। भाई ऐसा नहीं होता कि आप लोग इतिहास में आ गए हैं तो हमेशा एक टाइम उसी का रहे। हिटलर को देख लीजिए, बिस्मार्क को देख लीजिए, आप लोग लुइस 14 को देख लीजिए, 16 तो खैर बेवकूफ़ शासक था। उसी के साथ ही इंग्लिश जो पावर है, डच जो पावर है वो बढ़ता जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि यार अब हमें, मतलब जो इंग्लिश है, अंग्रेज हैं, उनको भी लग रहा था कि अब हमें पूरी दुनिया पर एक छाप छोड़ना है, हमें भी एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें उसके लिए अपनी नेवी को बढ़ाना है, हमें अपने लिए उसके लिए इकोनॉमिक को बढ़ाना है, हमें पॉलिटिकल कंडीशन को बढ़ाना है, तब हम जा कर के जो पुर्तगाली लोग हैं, पोर्चुगीज़ हैं, इनको हम हरा। दोस्तों अंग्रेज जो लोग हुआ करते थे बहुत बुरे थे, ये सारी चीज़ें थी, 200 साल तक इन्होंने राज किया। लेकिन एक चीज़ उनसे सीखिएगा दोस्तों, वो यही है, अगर उनसे गलती हुई 1857 में, अगर उनसे गलती हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं हम लोग उसको, मानते हैं कि इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर इंडियंस, फिर कह सकते हैं कि ये हमारे भारत मुल्क के लिए एक काफ़ी खुशी की बात थी कि हम यूनाइट होकर के लड़ने गए थे। लेकिन
1857 में जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे उनका डार्क फेज हुआ करता था। उन लोगों को लगा कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसी के साथ ही साथ इन्होंने 1857 के ही बाद में पूरे इतिहास को बदल दिया। गवर्नर जनरल को ला करके, आप कह सकते हैं एक टॉप ऑफिशियल्स को बिठा करके, इससे पहले क्वीन रूल को लेकर के आकर के, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को आराम से देखते जाइएगा, आराम से पढ़ते जाइएगा, बहुत मज़ेदार है हिस्ट्री, सच बता रहा हूँ। तो इंग्लिश लोगों को, अगर आप लोगों को यूपीएससी क्लियर करना है, कहते हैं ना दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन की जितनी भी शक्तियां हैं उसको देखना चाहिए, उनके वीकनेस क्या है, उनकी वीकेस्ट पॉइंट क्या है, हम उसको फिर जो दुश्मन है उसको पीट सकते हैं। इन्होंने यही काम किया। इससे एक चीज आप लोगों को, मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा है, जब मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा ना, तब जो भी एक सवाल उभर करके आएगा कि इतने लंबे टाइम तक अंग्रेज ही क्यों, पोर्चुगीज क्यों नहीं, पुर्तगाली ही क्यों नहीं, डच ही क्यों नहीं। उसका मेन रीजन यही है दोस्तों, उन्होंने अपनी गलती को, आज अगर गलती करी, कल तुरंत ही वो लोग चेंज कर देते हैं और चीज़ों को बदल देते हैं। हम भारतीयों में क्या है दोस्तों, आज हमें पता है, कोई भी करंट चीज़ सिचुएशन उठा लीजिए, हमें लग रहा है कि यार ये चीज़ गलत है, हम उसको आज फैसला नहीं करेंगे, इलेक्शन तक वेट करेंगे, जब हमारा टाइम आएगा तब हमें लगेगा कि यार ये जो है इसको बनवा देना चाहिए, तब हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर अगले 5 साल पैसे कमाएंगे। तो ये हमारे भारतीयों में दोस्तों करप्शन, ग्रीड, सेल्फिशनेस, ये जो हमारा इतिहास है, हमारे ही साथ साथ पूरे दुनिया भर की कहानी थी। धीरे धीरे करके पुर्तगाली लोगों ने देखने की शुरुआत करी कि यार हमारा दवा बन रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर अब जो पोते पोती हैं ये हमारे ही होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की शुरुआत भी यहाँ पर कर दी है। तो इन लोगों को ग्रीड आ गया, फिर इन लोगों ने करप्शन करने की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे करके अपने पावर को खत्म करने की जो डिक्लाइन का जो टाइम फ्रेम है दोस्तों, उसकी शुरुआत भी यही करते हैं। आप लोग एक चीज याद रखिए दोस्तों, लाइफ में पावर भी खुद से बना सकते हैं, पावर भी खुद से तोड़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीक पर भी खुद से ही जा सकते हैं। कोई अगला बंदा आपको नहीं आकर के बताएगा कि अब पढ़ो अब पढ़ो अब पढ़ो, वो आपकी ही मन की करनी चाहिए। अपने आप को शक्तिशाली बनाना है या फिर आप लोगों अपने आप को छोड़ देना है। इसी के साथ ही थोड़ा और आगे है, डाइवर्जन टुवर्ड ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। खैर इसमें कह सकते हैं इनकी गलती भी रही हो या फिर इनकी गलती ना भी रही हो। जजमेंट देखिए दोस्तों, जुडिशियरी हम कहते हैं यार इतनी आसान चीज है, लेकिन दोस्तों ये आसान चीज नहीं होती। दोनों पक्ष को हमें सुनना पड़ता है, दोनों पक्ष की पॉजिटिव नेगेटिव देख करके फिर फैसला लेना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ब्राजील की बातें की। तो ब्राजील कहने का क्या मतलब है, इंडिया का डिस्कवर होने के बाद में ब्राजील का डिस्कवर हुआ था और उसी के साथ ये धीरे धीरे करके ब्राजील की तरफ शिफ्ट होते गए। इन लोगों को लगा यार हमारे देश से काफी ज्यादा दूर है इंडिया, ये अब हमने चीजों को अपने हिसाब से बिठा ही लिया है, तो अब हम यहाँ से हट भी जाएंगे तो हमारी चीजें फर्क पड़ने वाली नहीं है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि एक जो चील है जिसका नाम अंग्रेज है वो इन्हीं पर आंख टिकाए बैठे थे। इन लोगों को पता था कि ये जैसे ही मूव करेंगे हम इस पर अटैक कर देंगे, और यही हुआ दोस्तों। उसी के साथ ही सिग्निफिकेंस की बातें करते हैं, ये फेवरेट है मेरा, सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्चुगीज के बारे में बातें करते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में जो सिग्निफिकेंस है, हम कह सकते हैं कि यूरोपियन पहली बार जब उभर करके आया हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो इनके ही द्वारा लाया गया था। चलिए चीज़ें रहे हो ना रहे हो, शक्ति कम हो ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बार तो इनके ही द्वारा लाया गया था। नेवी पावर का जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इमरजेंस हुआ था, वो इनके टाइम में देखा गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन शिप, कैनन शिप कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ट्रेडिंग के तौर पे, मार्क लगाने के तौर पे कार्टर सिस्टम हो गया, ब्लू वाटर पॉलिसी हो गई, इन सब का जो एक इंट्रोडक्शन है उसकी शुरुआत इन्होंने करी। मास्टर्स एट शिप, और उसी के साथ ही शिप मेकिंग की भी बातें होंगी, अगर शिप बनाने की भी बातें होंगी तो अभी तक इनसे अच्छा कोई नहीं हुआ करता था। उसके साथ फोर्थ पॉइंट में हमारे सामने मिशनरीज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में मिशनरीज का कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं था। कैसे होगा, हमारे सामने एंशिएंट
फ्रेम में कभी उभर करके नहीं आया, उसी के साथ मेडिवल में नहीं आया, मॉडर्न टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा उभर करके आया। फिफ्थ पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है और मुझे यहाँ से देखना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, स्पेन और पोर्चुगल की बातें की गई हैं। तो स्पेन और पोर्चुगल में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, पैसों की कमी थी। तो उन लोगों को पैसों के चक्कर में एक डिस्कवरी खोज, मतलब इंडिया का डिस्कवरी मिला। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस दर्शाता है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज छुप गई है, जो कि मैं चाहता नहीं था वो छुपे, लेकिन इन सारी चीजों को मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। हमारा इंडियन इंपॉर्टेंस, यानी कि भारत देश महान आज है, कल था और हमेशा रहेगा, ये हमें पता है। इसकी हेरिटेज, इसकी साइट, इसका कल्चर पूरा दुनिया आज यूज कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें उनका जो कल्चर है वो अपनाना चाहिए। तो इंडियन इंपॉर्टेंस दोस्तों सभी को पता था कि भारत में उस टाइम में अकबर, आज के डेट में जैसे शाहरुख खान, सलमान खान है, उस टाइम में हमारे अकबर हुआ करते थे, उस टाइम में हमारे औरंगजेब हुआ करते थे। यहाँ अकबर ने एक पॉलिसी लागू करी, वहां पर क्वीन जो बैठी होती थी इंग्लैंड में, उन तक बातें पहुंच जाती थी कि यार ये जो बंदा है ना, इससे हमें रिलेशन में आना है। मतलब रिलेशन में आने का ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं, रिलेशन कहने का मतलब हमें इनसे एक संबंध बनाना है कि ये अगर इस तरह से चीज़ें लेकर के जा सकते हैं तो हमें इनकी मदद से, या फिर हमें इनको किस तरह से हराना है, ये सारी चीज़ें इनसे ही हमें सीखने को मिली थी। शेर शाह सूरी ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, तब वहाँ पर भी लोगों को लग रहा था कि यार इस टाइम में ऐसा टेक्नोलॉजी इंडियन लोगों के पास में ही है, भारतीय मुल्क लोगों के पास में ही है कि इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इतना लंबा रोड दे। कहते हैं ना, एक इतिहास में अगर मुझे कहा है, कभी मैं एक मीटिंग में, सेमिनार में गया था, तो वहां पे मैंने यही चीज कही थी कि जब दुनिया चलना सीख रहा था ना, दुनिया मतलब कहने का मतलब पुर्तगाली हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, अरब हुआ करते थे, कोई भी हुआ करते थे, जब दुनिया चलना सीख रहा था, तो जो हम भारतीय हैं और हम इंडियन हैं, हम इस टाइम में लड़ना सीख रहे थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो साइंस है, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, इन लोगों से बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी हम इन लोगों को यूज़ करते हैं, इन लोगों को अपनाते हैं। ये हमारी ही गलती है, लेकिन इन लोगों को पता था। छठे नंबर पे मैंने डाला है इंडियन इंपॉर्टेंस को। हमारा भारतीय होने का जो इंपॉर्टेंस था, या फिर इंडिया का जो रीजन है, क्यों इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, सीधा ताल्लुक करिएगा। एंशिएंट मैंने आप लोगों को बताया था, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। कहने का क्या मतलब है, इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यहाँ पर एक एक स्टेट में 5-5 नदियां जाती हैं, जिसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं। एक स्टेट है जो कि गंगा के ही इर्द गिर्द बसा हुआ है, जो कि हमारा मगध का क्षेत्र है, पाटलिपुत्र बिहार का क्षेत्र है। उन लोगों को समुंदर, खारा पानी, ये सारी चीजें मिला करती थी। वहां पर यार रिसोर्सेज क्या, वहां पर तो रहना भी मुश्किल होता होगा। तो ये चीज देखने के बाद में इन लोगों को लगा कि हमें शिफ्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने और टॉपिक की ओर। तो चीजें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं। 6th पॉइंट काफी ज्यादा ऊपर उभर करके चला गया। तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स दोस्तों, आज के भी डेट में अगर गोवा जाते हैं ना, तो वहां पर जो बिल्डिंग है ना, वो काफी ज्यादा अलग होंगी। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। खैर ये छुप भी जाए, कट भी, में फर्क नहीं पड़ता, मैंने बता दिया था। 7th पॉइंट पर बातें करते हैं। आर्ट सिल्वर स्मिथ गोल्ड स्मिथ फ्लोरिश्ड एट गोवा। हम लोगों को स्टार्टिंग से पता है कि हमारे गुजरात से, राजस्थान से दुनिया भर में जो सोने हैं वो एक्सपोर्ट हुआ करते थे। कहीं कहीं किसी जगह में देखा जाता था कि वहाँ पर बाहर से गोल्ड मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से आया करता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने शुरुआत करी थी, जिस तरह से ब्लैक स्मिथ होता है, जो कि जिसे हम लोग हिंदी में शायद लोहार के नाम से जानते हैं, जो आयरन वगैरह पर काम करते हैं, उस तरह से इन्होंने गोवा में, पूरे गोवा में गोल्ड स्मिथ को, सिल्वर स्मिथ को बिठा दिया था। एक नोट में डालिए दोस्तों, Portuguese were the first to come in India and last one to live। याद रखिए दोस्तों, स्टेट पीसीएस का सवाल आ सकता है या फिर यूपीएससी का सवाल आता है कि निम्नलिखित में से या फिर इन चारों में से, चाहे मैं पोर्चुगीज की बातें करूं, ब्रिटिशर्स की बातें करूं, डच की बातें करूं, आप कह सकते हैं फ्रेंच की बातें करूं, इनमें से
कौन सबसे ज्यादा लंबे तक रहा था दोस्तों, तो ये पोर्चुगीज हुआ करते थे, जो कि काफी ज्यादा लंबे टाइम तक आजादी के बाद भी ये रहे थे दोस्तों। आज के भी डेट में होंगे, लेकिन हमें क्या देखना है, कब इसका इंपॉर्टेंस खत्म हुआ था, हम इसी को हिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। लेकिन कह सकते हैं पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट वन टू लिव। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उभर करके आता है, वाई सी रूट। अगर लोगों को पता था कि यहाँ हमारा इंडिया है, ये गुजरात है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर करना क्या है, पासेस हैं, ये हम सीधा मूव कर सकते हैं हमारे इंडिया में, तो इन लोगों को ये रास्ता पसंद नहीं आया क्या दोस्तों। देखिए रेनेसा के टाइम फ्रेम में हमारे पास चीजें इस हिसाब से उभर करके आती हैं कि अगर मान करके चलिए कॉन्स्टेंटिनोपोल की अगर बारे में एक बार वर्ल्ड मैप को अपने दिमाग में लाइए, यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। वर्ल्ड मैप को लाइए, कंस्टेंटिनोपोल से लेकर के जो हमारा अफगानिस्तान होते हुए इंडिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम पैदल 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 जा करके इंडिया में एंटर कर सकते हैं। जब यहाँ पर अरब लोग आए, रेनेसा इन 15th सेंचुरी, जब यहाँ पर तर्क लोग आए, टर्किश लोग आया करते थे, इन लोगों ने क्या किया, ये जो रूट है इसको काट दिया। काटने का क्या मतलब है, जो लोग यहाँ पर हुआ करते थे, चाहे आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स हुआ करते हो, जर्मन हुआ करते हो, आप कह सकते हैं फ्रेंच हुआ करते हो, इन लोगों का इस जमीन से ताल्लुक ही खत्म कर दिया, क्योंकि बीच में इन लोगों को यहाँ क्रॉस हो करके जाना पड़ता था। अब इन लोगों ने सोचा कि यार यहाँ से तो हम जा नहीं पाएंगे, अब हम करें तो करें क्या और जाए तो जाए कहाँ। तो इन लोगों ने क्या किया, पानी से इंडिया पर करा, मतलब इंडिया पर पहुंचे। तो रेनेसा का जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों कुछ इस हिसाब से आती है। यूरोपियन डेवलपमेंट डिमांड फॉर लग्जरी आइटम, हम लोगों को पता है आज के डेट में देखिए तो इंसान के पास आईफोन है, लेकिन हमारे अंग्रेजों को देखिए दोस्तों, या फिर जितने भी फॉरेनर्स को देखिए, इन लोगों के पास तो एप्पल की कंपनी है, तो यार वहाँ तो बच्चा बच्चा भी 3-3 आईफोन लेकर के घूम रहा होगा। तो इन लोगों को लग्जरी आइटम की जो चीज़ें हैं हमेशा से चाहिए होती हैं। हमारे लिए लग्जरी आइटम क्या है, एक चीज़ अगर पता हो तो हमारे लिए लग्जरी आइटम है हमारी पढ़ाई दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही थर्ड नंबर पर कैप्चर ऑफ द कंस्टेंटिनोपोल इन 1453, सीरिया एंड इजिप्ट लेटर ऑन बाय द ओटोमन टर्क्स, कॉलिंग न्यू रूट्स टू रीच इंडिया विदाउट डीलिंग अरब। सेम यही चीज़ें जो ये मैंने खोज में बनाई है, यही चीज़ें यहाँ दर्शा रहा है, यही चीज़ें बता रहा है। रास्ता कट हो जाने के बाद में उस रास्ते पर फिर से जाना तो बेवकूफ़ी है दोस्तों, उससे अच्छा यही है कि रास्ता बदल दें। तो यही उन्होंने करा, रास्ते को ही बदल दिया और फिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और मुझे एक चीज़ इससे और याद आई, यूपीएससी अगर मान करके चलिए पहले साल में नहीं निकला, दूसरे साल में नहीं निकला, तीसरे साल में अपने तरीके को बदल के देखिएगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। तो हमने भी यही चीज़ें करी। इसी के साथ ही वेनिस जूनिया टू स्मॉल टू स्टैंड अप अगेंस्ट द टर्क, जो वेनिस का क्षेत्र हुआ करता था, जेनिया क्षेत्र हुआ करता था, वो काफ़ी छोटा था इन लोगों को लड़ने के लिए, इन लोगों के खिलाफ खड़े होने के लिए। उसी के साथ ही स्पेन पोर्चुगीज एडेड विद द मनी, और यहाँ पर भी दोस्तों जो हमारा इंडियन कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस को मैंने फिर से एक और बार दर्शाया है कि जो हमारा इंडियन इम्पोर्टेंस उभर के आता है, किस तरह से एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश बार बार लूट होता गया, बार बार बाहरियों के द्वारा लूटा गया, और आज जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है कुछ इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर ये लोग अगर ना आए होते, करप्शन ना होता, ग्रीड ना होता, तो शायद ये सारी चीज़ें हमें झेलनी ना पड़ती दोस्तों। तो खैर इन सारी चीज़ों में मैं क्या करूँगा, आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही बताऊँगा। पहली क्लास थी, ये टेंशन मत लीजिएगा कि यार आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत तो करी लेकिन सिर्फ पोर्चुगीज़ पर आकर के रुक गए, अब हमारा सिलेबस कब खत्म होगा। दोस्तों कल की क्लास में वो जो 23 टॉपिक है ना, उसमें से मैं 3-4 निपटा करके जाऊंगा। और निपटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, निपटाने का मतलब ये है आप लोगों को समझ करके बताऊंगा, चीज़ें समझा करके बताऊंगा, ताकि जो चीज़ें हैं वो यही की यही ही याद हो जाए। तो खैर इन सारी चीज़ों में किसी के मन में कोई सा भी डाउट है तो जल्दी से बताइए। बाकी काफ़ी अच्छा लगा ये मॉडर्न की क्लास आप लोगों के साथ पहली बार मिल करके। तो इसी के साथ मतलब ऐसे ही बनते रहिएगा।